अभिक्रियाओं के प्रकार हो गया था ना। मंद अभिक्रिया लिखे थे, क्या लिखे थे मंद अभिक्रिया में? ठीक है, चलो अब देखो अभिक्रियाएं भी अभी गति के आधार पर हमने 3 प्रकार का देखा, ऐसे ही पद के आधार पर अभिक्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, एक सरल अभिक्रिया, एक जटिल अभिक्रिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं हेडिंग सरल अभिक्रिया और जटिल अभिक्रिया। एक ही साथ परिभाषा पढ़ लेंगे। हेडिंग लिख लो पहले, सरल अभिक्रिया, जटिल अभिक्रिया। सरल अभिक्रिया और जटिल अभिक्रिया। हो गया ना। अब जैसे देखो, जब हम कार्बन का दहन ऑक्सीजन की उपस्थिति में करते हैं तो पूर्ण दहन के बाद बनती है CO2 गैस। यहां से शुरू हुआ, यहां खत्म हो गया, इसके आगे भी कुछ हुआ क्या? नहीं। दूसरी स्थिति, अगर हम H2SO4, ये है सांद्र, क्या है? सांद्र, इसकी क्रिया KOH के साथ कराएं। किसके साथ कराएं? KOH के साथ। तो पहली बार में क्या होता है, जब हम सांद्र H2SO4 लेते हैं तो ये तुरंत अपना दोनों हाइड्रोजन नहीं त्यागता है, पहले अपना एक हाइड्रोजन निकालेगा और एक रखा रहेगा, अर्थात इस प्रकार का आयन बनता है, H+ आयन और HSO4 पे माइनस आयन। समझ गए? वैसे तो SO4 पे 2- होता है और 2 हाइड्रोजन उसका बाहर निकल के 2H+ बना लेता है, बनाता है ना। लेकिन जब सांद्र लेते हो तो क्या होता है, एक ही हाइड्रोजन निकलता है, एक हाइड्रोजन इसका यहीं रहता है, तो 2 ऋणावेश अब नहीं होगा, क्योंकि एक धनावेश उसका इसके पास चला गया ना। तो +1 और -2 मतलब कितना बचता है? -1। इसलिए देखो HSO4 पे कितना आयन होता है? माइनस आयन होता है, और यह जो निकला उससे प्लस बचा रहेगा। पहली बार में ऐसी प्रक्रिया होगी। उसके बाद हुआ क्या, एक निकला, इसके ऊपर एक माइनस है ना, और KOH में कैसा होता है? K+ और क्या? OH-। तो ये K+ HSO4 से जुड़ जाता है तो बन जाता है KHSO4। ऐसे यौगिक तुम पढ़े होगे, पोटेशियम बाइसल्फेट, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट पढ़े होगे, सोडियम बाइकार्बोनेट पढ़े होगे। तो उन सब के सूत्र में H होता है। क्या होता है? बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का NaHCO3, देखो यही होता है। जैसे CO3 पे 2- होता है, उसका एक हाइड्रोजन जब उसके पास चला आता है तो उसके पास कितना माइनस केवल बचता है? एक माइनस, और उसके साथ केवल एक Na जुड़ जाता है। दिख रहा है ना। वैसे इसके साथ हुआ KHSO4 और OH और H मिलके तो क्या बना लेंगे? H2O बना लेंगे। हो गया ना। फिर क्या होता है, जो KHSO4 बना है वो पुनः जाता है KOH से क्रिया करने के लिए, मतलब दूसरी बार क्रिया होती है। उसके बाद तब इसका H+ निकलता है और किसके पास जाता है? OH के पास, तब और K इधर आता है। हो गया ना। मतलब दूसरी बार में बनता है क्या? K2SO4 और प्लस क्या? H2O। दिखाई दे रहा है। तो हुआ क्या, इस अभिक्रिया में पहले H2SO4 अर्थात सांद्र H2SO4 ने KOH से क्रिया किया, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट और जल बनाया। फिर पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट ने पुनः KOH से क्रिया किया, तब बनाया K2SO4 + H2O। अर्थात अगर हमको सांद्र H2SO4 और KOH की क्रिया से K2SO4 प्राप्त करना है तो क्या वो एक ही बार में हो जा रही है? अगर हम
सांद्र H2SO4 और KOH की क्रिया से K2SO4 प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या एक ही बार में हो गया कि दोनों की क्रिया हुई और K2SO4 हमको मिल गया? ऐसा नहीं हुआ। उनकी क्रिया से पहले पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट बना, फिर पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट ने क्षार से क्रिया किया, तब K2SO4 बना। अर्थात ये अभिक्रिया कितनी बार में हुई? 2 बार में हुई। दिखाई दे रहा है? तो अर्थात 2 पद में हुई है। कितने पद में? 2 पद में। जो ऊपर दिखा ये प्रथम पद और जो नीचे दिखा ये द्वितीय पद। हो गया ना? जैसे एक और एग्जाम्पल देख सकते हो, सिंपल एग्जाम्पल। तुमको 11 में पढ़ाया गया होगा मेथेन का क्लोरीनीकरण, या 10 में भी पढ़े होगे मेथेन का क्लोरीनीकरण CH4 की Cl2 से क्रिया पढ़े होगे। तो CH4 की Cl2 से क्रिया कैसे होती है? पहले CH4 प्लस Cl2 होता है तो इसका एक हाइड्रोजन निकलता है, एक क्लोरीन जुड़ता है और बाद में HCl बनता है। फिर जो CH3Cl आया वो फिर Cl2 से क्रिया करता है, एक और हाइड्रोजन निकालता है, एक और क्लोरीन जोड़ता है और HCl बनता है। यहां से अब CH2Cl2 आता है, फिर Cl2 से क्रिया करता है, एक हाइड्रोजन और निकालता है, फिर क्या बनाता है? CHCl3 जिसे हम क्लोरोफॉर्म कहते हैं, फिर HCl बनाता है। फिर लास्ट में CHCl3 आता है और वो Cl2 से क्रिया करता है, बचा हुआ हाइड्रोजन भी निकल जाता है, CCl4 बनता है और क्या बनता है? HCl बनता है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इस प्रकार की क्रिया में क्या हुआ? मेथेन ने पहले अपना एक हाइड्रोजन त्यागा, मेथिल क्लोराइड बनाया। क्या बनाया? मेथिल क्लोराइड। फिर मेथिल क्लोराइड ने अभिक्रिया को आगे बढ़ाया, फिर वो जाके किससे क्रिया किया? Cl2 से क्रिया किया, अपना एक और हाइड्रोजन त्याग दिया और उसकी जगह कौन आ गया? क्योंकि एक प्लस जाएगा तो एक माइनस आएगा, होगा कि नहीं ऐसा? तो क्या हुआ? यहाँ पे एक हाइड्रोजन गया और एक Cl उसकी जगह पे आया, तो CH2Cl2। यहाँ पे प्लस माइनस नहीं होता है, यहाँ पे बंध बनता है, सहसंयोजक बंध। एक बंध टूटा तो दूसरा बनाने आएगा ना, ध्यान दिए रहना। उसके बाद क्या हुआ? CH2Cl2 बना, इसको मेथिलीन क्लोराइड कहते हैं, समझ गए? उसके बाद CH2Cl2 फिर Cl2 से क्रिया करता है, एक और हाइड्रोजन निकालता है, क्या बनता है? क्लोरोफॉर्म। क्या बनता है? क्लोरोफॉर्म इसे कहते हैं। उसके बाद क्लोरोफॉर्म फिर Cl2 से क्रिया करता है, जो हाइड्रोजन बचा था उसको भी निकाल देता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है। तो अब सोचो, हम इसको डायरेक्ट ऐसे भी तो लिख सकते थे कि CH4 प्लस Cl2, तीर के बाद CCl4 प्लस HCl। कोई गलती होती क्या? कोई गलती होती? 4 Cl2 करके यहाँ पे 4 Cl बना देते, कोई गलती है? 4 Cl2 का मतलब 4 Cl ने चारों H को प्रतिस्थापित करके अपना स्थान ले लिया, चारों H गए, इसके दूसरे बचे हुए Cl के साथ 4HCl बना दिया उन्होंने, बना दिया ना? कोई गलती होती? नहीं होती, वो भी एक पद में हो गया है। लेकिन अगर वो एक पद में हो जाता तो क्या क्लोरोफॉर्म का बनना संभव होता? नहीं होता। मेथिल क्लोराइड का बनना संभव होता? नहीं होता। मेथिलीन क्लोराइड का बनना संभव होता? नहीं होता। लेकिन जब ये अभिक्रिया होती है ना, तो इसमें 4 के चारों उत्पाद बनते हैं, कुछ मात्रा में मेथिल क्लोराइड, कुछ मात्रा में मेथिलीन क्लोराइड, कुछ मात्रा में क्लोरोफॉर्म, कुछ मात्रा में कार्बन टेट्राक्लोराइड, मतलब चारों उत्पाद बनते हैं। इसका निष्कर्ष निकलता है कि अभिक्रिया ऐसे ऐसे हुई होगी, 4 बार में हुई होगी ना? तो अब सोचो, ये वाला जो रिएक्शन लिखा हमने, इसका कोई और तरीका था क्या कि 2 बार लिखते? नहीं था। कार्बन को जलाए, कार्बन का पूरा दहन हुआ, क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। बीच में कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बनता है, बात को ध्यान से समझना। कार्बन मोनोऑक्साइड तभी बनता है जब ऑक्सीजन की कमी होती है, और जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तब कार्बन मोनोऑक्साइड ही बनता है, वो फिर CO2 नहीं बनाता है, समझ गए? अगर कार्बन को ऑक्सीजन पर्याप्त मिल रहा है तो वो बिना CO बनाए ही क्या बनाएगा? CO2 बनाएगा। अर्थात यह अभिक्रिया एक ही पद में पूरी होगी, इसको लिखने का कोई और दूसरा तरीका नहीं है। ये एक पद में पूरी हुई, इसलिए इसे हम सरल अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? सरल अभिक्रिया या प्राथमिक अभिक्रिया भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्राथमिक अभिक्रिया। लेकिन ये दोनों अभिक्रियाएं देखो, एक से ज्यादा पदों में पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है? इनको एक पद में लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिखने से इनका पूरा ज्ञान नहीं हो पाता है। हमें दिख रहा है? अगर इनके पूरे ज्ञान की प्राप्ति करनी है, अर्थात इनमें कैसे कैसे क्या क्या बना है, तो हमको ये पूरा जानना पड़ेगा, समझ गए? इस स्थिति में ये सरल अभिक्रियाएं नहीं हो जाएंगी, ये कैसी अभिक्रियाएं हो जाएंगी? जटिल अभिक्रियाएं हो जाएंगी।
तो अब दो चीजों की चर्चा होती है। सरल को तो हमने प्राथमिक अभिक्रिया कह दिया। अभी जब हम आणविकता पढ़ेंगे तो आणविकता में पढ़ेंगे किसी अभिक्रिया के प्राथमिक पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को हम आणविकता कहते हैं। किसी अभिक्रिया के प्राथमिक पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? आणविकता कहते हैं। वैसे तो सोचो यहाँ पे कितने अभिकारक भाग ले रहे हैं? 2। आणविकता इसकी कितनी हो गई? 2। अगर इसमें देखो तो कितने अभिकारक भाग ले रहे हैं? 2। तो 4 2 6 2 8 दिख रहा है ना? लेकिन वास्तव में शुरुआत हमने किससे की थी? CH4 और Cl2 से शुरुआत की थी ना? दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है? तो आणविकता के लिए चर्चा तो केवल हम इसी पद की कर रहे हैं। ध्यान देना, आणविकता के लिए चर्चा भी हमें इसी पद की करनी चाहिए। हमने कहा किसी अभिक्रिया में जितने अभिकारक अणु भाग लेंगे वही उसकी आणविकता होगी। तो तुम अभिक्रिया कराने के लिए इन सबको लिए थे क्या? लिए थे उन सबको? नहीं लिए थे। तुमने किसको किसको लिया था? केवल CH4 को और Cl2 को। वो तो बीच में बनते गए ना, बीच में बनते गए, आगे बढ़ते गए। तो जो बीच में बने वो सारे के सारे माध्यमिक उत्पाद हैं। ऐसा हमने कार्बनिक अभिक्रिया के प्रारंभ में पढ़ा था। जब कक्षा 11 में हाइड्रोकार्बन पढ़ा रहे थे वहां पे बताए थे कार्बनिक अभिक्रिया। ठीक है? जो उसमें बीज में बनते हैं वो सारे के सारे कौन से उत्पाद होते हैं? माध्यमिक उत्पाद होते हैं। वो अभिकारक अणु में नहीं गिने जाते हैं, उनकी काउंटिंग अभिकारक अणु में नहीं होती है। वो केवल अभिक्रिया को आगे बढ़ाने का एक माध्यम मात्र होते हैं। समझ गए? अर्थात ये अभिक्रिया में CH3Cl बनेगा नहीं तो अभिक्रिया आगे कैसे बढ़ेगी? CH2Cl2 बनेगा नहीं तो अभिक्रिया आगे कैसे होगी? CHCl3 बनेगा नहीं तो अभिक्रिया आगे कैसे होगी? दिखाई दे रहा है ना? तो ये अभिक्रिया को आगे बढ़ाने के माध्यम है, अभिकारक नहीं है। अभिकारक कितने थे? केवल 2। कौन कौन? CH4 और Cl2। तो CH4 और Cl2 केवल किस पद में दिख रहे हैं? पहले वाले पद में दिखाई दे रहा है। तो सरल अभिक्रियाओं का तो ठीक है, सीधे दिख गया, जोड़ के बता दिए। लेकिन इनमें सबको देख के जोड़ते नहीं है। इनमें केवल किस पद को लेते हैं? पहले वाले पद को लेते हैं। तो इसलिए इनमें दो चीजों की चर्चा करनी होगी। जो सरल अभिक्रिया होगी उसे हम प्राथमिक अभिक्रिया कहेंगे, और जो जटिल अभिक्रिया होगी उसमें प्राथमिक पद की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे? प्राथमिक पद। जटिल अभिक्रियाओं का जो पहला पद होता है उसी को हम क्या कहते हैं? प्राथमिक पद कहते हैं। और उसी प्राथमिक पद में जो अणु भाग लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं? आणविकता कहते हैं। ठीक है ना? ये चीज को ध्यान में रखना, ही तो आणविकता आगे समझ नहीं पाओगे। इसीलिए इनको प्रकार यहाँ पे लिखवा रहे हैं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं थी। लिखो आगे, क्या लिखे? तो लिखेंगे इसमें हम लोग ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं, हो गया? ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो केवल एक ही पद में पूरी हो जाती हैं, जो केवल एक ही पद में पूरी हो जाती हैं, जो केवल एक ही पद में पूरी हो जाती हैं, जो केवल एक ही पद में पूरी हो जाती हैं, सरल अभिक्रियाएं या प्राथमिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। कागज से लिख लेना इसको। सरल अभिक्रियाएं या प्राथमिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। सरल अभिक्रियाएं या प्राथमिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। सरल अभिक्रियाएं या प्राथमिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। हो गया ना? जैसे ये लिख लो, C+O2 तीर के बाद CO2, C+O2 तीर के बाद CO2, या ऐसे लिख लेना 2NO + O2 तीर के बाद 2NO2। इसमें कोई बीच में और होगा नहीं, केवल एक ही ऑक्सीजन बढ़ा जाए, इसके बाद एक कई पद में होगा ये।
ये दोनों लिख लेना, ये वाला भी और ऊपर वाला। हो गया। नीचे लिखना, जबकि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं, जबकि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या लिखे, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो 2 या 2 से अधिक पदों में पूरी होती हैं, जो 2 या 2 से अधिक पदों में पूरी होती हैं, जो 2 या 2 से अधिक पदों में पूरी होती हैं, जो 2 या 2 से अधिक पदों में पूरी होती हैं। हो गया। जटिल अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जटिल अभिक्रियाएं कहलाती हैं। हो गया। आगे लिखना, इन अभिक्रियाओं में पहले पद में होने वाली अभिक्रिया को, पहले पद में होने वाली अभिक्रिया को प्राथमिक पद कहते हैं। प्राथमिक पद कहते हैं। हो गया। हो गया ना। आगे लिखना, अगला पॉइंट, जैसे लिखो इसमें, जैसे ये लिखो, मेथेन का क्लोरीनीकरण, जैसे मेथेन का क्लोरीनीकरण एक जटिल अभिक्रिया है। मेथेन का क्लोरीनीकरण एक जटिल अभिक्रिया है। हो गया। ये चारों पद तुमको लिख लेने हैं, फटाक से लिखो। अब हेडिंग लिखो, हेडिंग, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया का वेग। हो गया। वेग क्या होगा, किसी वस्तु का वेग क्या होता है, किसी वस्तु के द्वारा एकांक समयांतराल में चली गई दूरी उसका क्या कहलाती है, वेग कहलाती है। वैसा यहां भी हम कह सकते हैं, अभिक्रिया के द्वारा 1 सेकंड में चली गई दूरी उसका वेग कहलाएगी। कल अभी समझाए थे, अभिक्रिया तो चलेगी नहीं। अभिक्रिया में हमारे पास रहेगा अभिकारक, उससे क्या बनेगा, उत्पाद। अब जब अभिक्रिया शुरू होगी तो अभिकारक में क्या होगी, कमी होगी, और उत्पाद में क्या होगी, वृद्धि होगी। होगी ना, ध्यान देना, अभिकारक में कमी होगी, उत्पाद में वृद्धि होगी। ऐसा क्यों? अरे तुमने अभिकारक लिया है, पहले उत्पाद कुछ था, जब अभिकारक लिए थे उसके बाद उत्पाद बनना शुरू हुआ था ना।
मान लो अभिकारक तुमने 10 मोल लिया था, उस समय ये कितना था 0 मोल। 10 सेकेंड के बाद, कितने सेकेंड के बाद 10 सेकेंड के बाद ये 5 मोल हो गया। कितना मोल हो गया, मतलब 10 था, 10 से घट के कितना हो गया 5 मोल। तो इधर कितना बन चुका है, अब 5 मोल बन चुका है, हो गया ना। ऐसे ही 20 सेकेंड के बाद, 20 सेकेंड के बाद क्या होगा, ये 0 मोल हो गया और ये कितना मोल बन गया 10 मोल बन गया। अब अगर हम देखें ये 0 सेकेंड पर था, 0 सेकेंड पर मतलब प्रारंभ में, जब समय की शुरुआत नहीं हुई थी, तो 0 से 10 सेकेंड में ये कितने से घट के कितना हुआ 10 से घट के 5 हुआ। मतलब 10 सेकेंड में अभिकारक की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन 5 मोल। 1 सेकेंड में होने वाला परिवर्तन 0.5 मोल। देख रहे हो नहीं देख रहे हो, अरे 10 सेकेंड में 5 मोल बदला है, जब 10 को 1 में बदलेंगे तो इधर भाग देना पड़ेगा ना, हमें 5/10 करना पड़ेगा, अर्थात कितना आएगा 0.5 मोल। 1 सेकेंड में अभिकारक की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन या कमी कहें तो कितने की है 0.5 मोल की। तो हम कहेंगे इस अभिक्रिया का वेग 0.5 मोल प्रति सेकेंड है। क्या है 0.5 मोल प्रति सेकेंड। उस स्थिति में देखो ये 0 था, ये 0 से बढ़ के 5 हुआ, ये घट के 5 हुआ, तो इसका चिन्ह ऋणात्मक दिखाया जाएगा। क्या दिखाया जाएगा, ऋणात्मक। ऋणात्मक दिखाने का अर्थ यह है कि अभिकारक में क्या हो रही है, कमी हो रही है। ऋणात्मक का मतलब ये मत समझ लेना कि वेग ही ऋणात्मक है, वेग कभी नहीं ऋणात्मक हो सकता है, ठीक है। ऋण चिन्ह दिखाने का अर्थ यही है कि अभिकारक की सांद्रता में क्या हो रही है, कमी हो रही है। दूसरी ओर इसमें क्या होगा, इसमें भी तो 5 मोल की वृद्धि हुई 10 सेकेंड में, देख रहे हो 10 सेकेंड में कितने की वृद्धि हुई 5 मोल की। तो 1 सेकेंड में इसका भी कितना आएगा 0.5 मोल। अर्थात चाहे अभिकारक की साइड से वेग निकालो चाहे उत्पाद की साइड से वेग निकालो, दोनों में कोई अंतर नहीं आएगा। कोई अंतर आएगा क्या, नहीं आएगा, ये याद रखते रहना। चाहे अभिकारक की साइड का वेग निकालो चाहे उत्पाद की साइड का, दोनों का मान एक ही आएगा, बस चिन्ह का अंतर होगा। अभिकारक वाले का चिन्ह ऋणात्मक होगा, जिससे पता चलेगा कि उसकी सांद्रता में क्या हो रही है, कमी हो रही है। उत्पाद वाले का चिन्ह प्लस में होगा, क्योंकि देखो 0 से 5 बढ़ रहा है ना, बढ़ने का मतलब प्लस में आएगा, घटने का मतलब माइनस में आएगा। समझ गए, जो घटेगा वो उसका चिन्ह माइनस देंगे, जो बढ़ेगा उसका चिन्ह प्लस देंगे। तो उत्पाद वालों का चिन्ह प्लस में लेते हैं और अभिकारक वालों का चिन्ह माइनस में लेते हैं। तो परिभाषा क्या बनाएंगे हम 1 सेकेंड में, तो 1 सेकेंड हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। हम कहते हैं ये विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। सही कहते हैं ना, झूठे। विस्थापन यश का एक बार अवकलन कर दो समय के सापेक्ष, तो हमें क्या मिल जाता है, ds/dt मिलता है, अर्थात वेग मिल जाता है ना। ध्यान दिए ना, वही चीज यहाँ पे है। अब यहाँ पे तो हमारा विस्थापन नहीं हो रहा है, यहाँ पे अभिकारक की सांद्रता परिवर्तित हो रही है, चाहे उत्पाद की सांद्रता परिवर्तित हो रही है ना। तो अभिकारक के सांद्रण परिवर्तन की दर को या उत्पाद के सांद्रण परिवर्तन की दर को, दर मतलब प्रति सेकेंड या प्रति मिनट या प्रति घंटा कितने का परिवर्तन हो रहा है। तो अभिक्रियाएं तो प्रति घंटा में नापी नहीं जाएंगी, प्रति सेकेंड में ही नापी जाएंगी, चाहे प्रति मिनट में नापी जाएंगी। तो प्रति सेकेंड में इस अभिकारक की सांद्रता में क्या परिवर्तन हुआ वही इसका वेग होगा। प्रति मिनट में इस अभिकारक की सांद्रता में क्या परिवर्तन हुआ वही उसका वेग होगा। अगर मिनट में आया तो मिनट में ये तब हम बताएंगे वेग उसका 0.5 मोल प्रति मिनट, सेकेंड में आया तो 0.5 मोल प्रति सेकेंड, हो गया ना। वहां जो मीटर प्रति सेकेंड होता है चाल का मात्रक, वही मीटर की जगह यहाँ हमारा सांद्रता का मात्रक मोल हो जाएगा। मोल प्रति सेकेंड या मोल प्रति मिनट या मोल प्रति घंटा। लेकिन घंटा में यहाँ पे सामान्य रूप से हम नहीं लेते हैं, कुछ अभिक्रियाएं होती हैं जो घंटा में भी होती हैं, उनका भी अध्ययन हम कर सकते हैं। अगर घंटा में है तो घंटा में भी निकाल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं, या जिसमें निकालना हो तुम निकाल सकते हो जाएगा। अगर यही 10 सेकंड की जगह 10 घंटा होता, यहीं से जो 10 सेकंड है 10 घंटा होता तो हमारा वेग घंटा में निकलता, मिनट होता तो वेग मिनट में निकलता, सेकंड लिए तो सेकंड में निकला, हो जाएगा। तो क्या परिभाषा बनेगी, लिखो
अभिक्रिया का वेग लिखे ना, लिखेंगे किसी अभिक्रिया में अभिकारकों या उत्पादों के, किसी अभिक्रिया में अभिकारकों या उत्पादों के सांद्रण परिवर्तन की दर को हो गया, सांद्रण परिवर्तन की दर को उस अभिक्रिया का वेग कहते हैं, उस अभिक्रिया का वेग कहते हैं। उस अभिक्रिया का वेग कहते हैं, हो गया ना। अर्थात अब ध्यान देना है यहाँ पे, 10 सेकेंड का परिवर्तन हमको पता था 5 मोल, तो हमने 1 सेकेंड का परिवर्तन निकाला ना 0.5 मोल। तो हम कहें कि इकाई समय में जो अभिकारक की सांद्रता में कमी हो रही है, चाहे इसी इकाई समय में जो उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि हो रही है, उसे हम उस अभिक्रिया का क्या कहेंगे, वेग कहेंगे। मतलब अभिकारक के रूप में अलग से भी परिभाषा बन सकती है और उत्पाद के रूप में अलग से परिभाषा बन सकती है। ठीक है, तो अर्थात लिखो, किसी अभिक्रिया में, 2 परिभाषाएं हैं, दोनों में से कोई भी बता सकते हो। अर्थात किसी अभिक्रिया में एकांक समय में, एकांक मतलब एक, अब 1 सेकेंड है, 1 मिनट है, 1 घंटा है, वो सवाल बताएगा हमें, हम नहीं बता सकते। ठीक है, एकांक समय में, हो गया, अभिकारक की सांद्रता में होने वाली कमी, अभिकारक की सांद्रता में होने वाली कमी, अभिकारक की सांद्रता में होने वाली कमी, होने वाली कमी या उत्पाद की सांद्रता में होने वाली वृद्धि, या उत्पाद की सांद्रता में होने वाली वृद्धि, होने वाली वृद्धि, हो गया, उस अभिक्रिया का वेग कहलाती है, उस अभिक्रिया का वेग कहलाती है। हो गया ना। तो अतः अभिक्रिया का वेग क्या बनेगा जी, देखो, अभिक्रिया का वेग बराबर अभिकारक की सांद्रता में क्या होगी, कमी। अब इसमें समय से, जैसे 10 सेकेंड में 5 का परिवर्तन हुआ था ना, 1 सेकेंड के लिए हमने 5 में किससे भाग दिया था, 10 से, मतलब जो 5 मोल की कमी हुई थी उससे हमने किससे भाग दिया था, समय से भाग दिया था ना। ध्यान देना, जो 5 मोल की कमी हुई थी उसमें समय से भाग दिए, तो कमी हो गई, और उसमें नीचे किससे भाग देंगे, जो परिवर्तन में लगा समय है, अर्थात अभिक्रिया होने में लगा समय है, अर्थात अभिक्रिया में लगा समय। हो गया ना। ऐसे ही उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि लिखेंगे बटे अभिक्रिया में लगा समय, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम से हम जानते हैं, क्या जानते हैं जी, कि द्रव्य न तो उत्पन्न होता है न ही
नष्ट होता है, अर्थात अभिकारक की सांद्रता में जितनी कमी होगी उत्पाद की सांद्रता में उतनी ही वृद्धि होगी। बस इसका चिन्ह ऋणात्मक होगा, इसका चिन्ह धनात्मक होगा। वो धनात्मक ऋणात्मक चिन्ह कुछ और नहीं, बस इनके कमी और वृद्धि को दर्शाएगा। हो जाएगा, तो सूत्र दोनों का एक ही बनेगा, बराबर होंगे दोनों आपस में। नोट करो सूत्र, फिर आगे बढ़ा जाए। अब नीचे लिखो, सूत्र अलग नहीं बनेगा कि दिखा रहे। देखो, माना एक रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार है, माना एक रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार है, हो गया ना। देखो, रासायनिक अभिक्रिया इस प्रकार थी, इधर था अभिकारक और इधर था उत्पाद, हो गया ना। देखो, जब हम अभिक्रिया को शुरू करा रहे थे तो समय क्या रहा होगा, 0। समय t बराबर 0 पर सांद्रता, क्या सांद्रता अभिकारक की थी A मोल, A माने कुछ भी, उससे हमसे मतलब नहीं, समझ गए। अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता को हम A से प्रदर्शित करते हैं। अभी आगे भी इसमें हम पढ़ेंगे, जब सवाल पढ़ने लगेंगे तो वहां पे हमको यही पढ़ना है। उसके बाद उस समय उत्पाद कुछ रहेगा जी, जरा सोचो, जब अभिक्रिया शुरू ही नहीं तो उत्पाद कहां से बनेगा। ठीक है, ये ध्यान दिए रहना, पढ़ना शुरू ही नहीं के पास कहां से हो जाओगे। उसके बाद कुछ समय बीता, हमको नहीं पता कितना समय बीता, इसलिए हमने मान लिया t बीत गया, तो समय t पर सांद्रता। अब समय t मतलब अभिक्रिया को शुरू हुए t समय हो चुका है। t समय का मतलब t सेकंड हो सकता है, t मिनट हो सकता है, t घंटा हो सकता है, हमको नहीं पता है क्या हुआ। समझ गए ना, ध्यान दिए ना। तेज चलेगी तो सेकंड होगा, थोड़ा धीरे चलेगी तो मिनट होगा, और धीरे चलेगी तो क्या होगा, घंटा होगा, हो जाएगा ना। तो मतलब t समय हुआ, तो जब अभिक्रिया शुरू हो गई है तो t समय के बाद कुछ न कुछ परिवर्तन तो जरूर आएगा। अर्थात अभिक्रिया लेके, अभिकारक लेके हम अभिक्रिया कराना शुरू कर दिए, कुछ देर के लिए हमने उसको रख दिया, अवलोकन कर रहे हैं। कुछ देर बाद जब हम देखेंगे तो हो सकता हो कि कुल अभिकारक उत्पाद में बदल गया हो सकता है, नहीं हो सकता, मतलब ज्यादा तेज चलेगी तो कुल अभिकारक उत्पाद में बदल गया होगा। उसके बाद हो सकता हो कि कुछ ही मात्रा अभिकारक की उत्पाद में बदली हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो हम यहाँ पे कुल मात्रा नहीं मानते हैं, कुछ ही मात्रा मानते हैं। वो कुछ मात्रा अगर कुल मात्रा के बराबर हो गई तो 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो हम मान ले रहे हैं कि t समय के बाद इसके x मोल यहाँ से कम हो गए, अभिकारक कम होगा तभी तो उत्पाद बनेगा। जब t समय के बाद इसके x मोल कम हो गए तो ये कितना बना, a माइनस x बचा अभी, ध्यान देना। a मोल जैसे हमने 10 लिया था ना, पहले एग्जाम्पल जो दिखाए थे 10 लिए थे, 10 सेकंड के बाद 5 उसका बचा था ना, इसका मतलब खत्म कितना हुआ था, 5 ही खत्म हुआ था। तो 10 में से 5 घटा था तभी तो 5 बचा था। उसके बाद जो 5 कम हुआ था वही तो इधर बना था, अर्थात यहाँ से कितना कम हुआ है, x कम हुआ है, वही x इस साइड में बनेगा। ध्यान देना, जितना इधर से घटाओगे वही उतना इधर बनेगा। किस नियम से, द्रव्यमान संरक्षण के नियम से। किस नियम से जी, द्रव्यमान संरक्षण नियम से। जितना इधर से कम होगा उतना ही उधर बनेगा, हो गया ना। ये चीज को ध्यान में रखना है। उसके बाद देखो क्या होगा, इतना हो गया ना। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है। इसलिए अभिकारक की सांद्रता में कमी बताओ कितने की हुई, कमी कितने की हुई। अगर कमी पता करनी होती है तो हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास 100 रुपया था, घट के 75 रुपया हो गया, कितने की कमी हुई,
क्या किए, जोड़ दिए, घटा दिए ना। जो बड़ा था उसमें से छोटे वाले को हटा दिए, जो बड़ा था उसमें से छोटे वाले को क्या कर दिए, घटा दिए। अगर चिन्ह नहीं लेना चाहते हो तब, चिन्ह लेना चाहते हो तब तो बाद वाले में से पहले वाले को घटाओगे, ठीक है। हम यहाँ पे चिन्ह नहीं लेंगे, चिन्ह नहीं दिखाएंगे, हम केवल ये दिखाना चाहते हैं कमी कितने की हो रही है। जब कमी पूछता है तो हमेशा बड़े वाले में से किसको घटाते हैं, छोटे वाले को। बड़ा कौन है, ए, तो ए में से किसको घटा देना है जी, ए माइनस एक्स को, ए माइनस ए प्लस एक्स, अर्थात ए से कट गया तो एक्स बचा। वही तो हमने पहले भी समझाया कि एक्स की कमी हो रही है, दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। उसके बाद उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि देख लो, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि बराबर क्या होगा, वृद्धि। अब वृद्धि पूछता है तो भी बड़े वाले में से छोटे वाला घटाएंगे, तो उत्पाद का इधर है, एक 0 है और एक क्या है, बड़ा कौन है, एक्स। एक्स में से क्या घटेगा, 0, अर्थात क्या बचेगा, एक्स मोल। और समय कितना लगा है जी, टी लगा है, तो अभिक्रिया में लगा समय बराबर कितना, टी। अब जब तुम वेग निकालने जाओगे तो वेग का सूत्र क्या बनवाएंगे पीछे, अभिकारक की सांद्रता में कमी बटे अभिक्रिया में लगा समय। अभिकारक की सांद्रता में कमी कितने की हुई, x की बटे अभिक्रिया में लगा समय t, मतलब कितना आया, x बटे t। दूसरी स्थिति उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि बटे अभिक्रिया में लगा समय, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि भी कितने की हुई, x की बटे अभिक्रिया में लगा समय t। निष्कर्ष क्या निकला, दोनों आपस में बराबर आ गए, x बटे t और x बटे t। तो बात को ध्यान से समझ लेना कि अभिकारक की सांद्रता में जितनी कमी होती है उत्पाद की सांद्रता में उतनी ही वृद्धि होती है। इसलिए चाहे अभिकारक के सांद्रण परिवर्तन की दर कहें, चाहे उत्पाद के सांद्रण परिवर्तन की दर कहें, दोनों आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। वही अभिक्रिया का वेग होता है। हो जाएगा। अभी आगे कुछ गिनती लग जाए तो गिनती वाला हम नीचे पढ़ रहे हैं कैसे होता है। देखो, इसको पहले इतना लिखो तब वेग निकालते हैं। आगे लिख लो, इसलिए अभिक्रिया का वेग बराबर, देखो अभिकारक की सांद्रता में कमी या उत्पाद की सांद्रता में क्या, वृद्धि बटे अभिक्रिया में लगा समय। दोनों ही x थे और समय t था, वेग यही हमारा सूत्र हो गया। नोट कर लो। हो गया ना। लेकिन एक चीज ध्यान दो, यहां से हमने जो x/t निकाला ये अभिक्रिया का औसत वेग है। क्या है, औसत वेग। जैसे एक चीज समझो, कोई गाड़ी यहां से प्रतापगढ़ तक जा रही है, तो यहां से प्रतापगढ़ की दूरी मान लो कितने किलोमीटर, हम मान रहे हैं एग्जैक्टली 40 किलोमीटर मान लिया हमने, करेक्ट हमने 40 किलोमीटर माना। और वो कार यहाँ से 9 बजे चली थी, 10 बजे वो 40 किलोमीटर तक चल के प्रतापगढ़ पहुंच गई। तो हमने कहा वो कार की जो चाल थी 40 किमी प्रति घंटा, कितना, 40 किमी प्रति घंटा। लेकिन जरा ध्यान से सोचो कि क्या वो कार यहाँ से शुरुआत 40 किमी प्रति घंटा से की होगी और लगातार 40 किमी प्रति घंटा तक प्रतापगढ़ गई होगी? नहीं। कुछ जगह पे रास्ता खाली रहा होगा, तेजी से चली होगी, कहीं पे जाम लगा होगा, धीरे चली होगी, कहीं पे गड्ढा रहा होगा, ब्रेक लगाया होगा, कोई आगे आ गया होगा, ब्रेक लगाया, किसी को ओवरटेक किया होगा, तेज धीरे किया होगा, होगा कि नहीं होगा। अर्थात प्रत्येक जगह पे उसकी चाल अलग अलग थी, लेकिन जब उसकी औसत चाल निकाली गई तो कितना मिला, 40 किमी प्रति घंटा। ठीक वैसा ही यहाँ पे है।
इस सूत्र से तो हमको दिखा कि पूरा परिवर्तन कितना हो गया, अर्थात यहाँ से प्रतापगढ़ की दूरी कितनी हो गई 40, और पूरा समय कितना लग गया अर्थात t, हमने बता दिया उसकी चाल हो गई 40 किमी प्रति घंटा। उसी प्रकार हमने बता दिया कि परिवर्तन इतना मोल प्रति सेकंड हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन क्या हर समय पे 0.5 मोल प्रति सेकंड रहा होगा? ऐसा नहीं रहा होगा। जब शुरुआत हुई होगी अभिक्रिया की तो उत्पाद की तरफ तो कोई था नहीं, अभिकारक ने जल्दी जल्दी मिलकर उत्पाद बनाना शुरू किया। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास अभिकारक की मात्रा ज्यादा है तो उसके ज्यादा अणु रहेंगे, और जब ज्यादा अणु टकराएंगे तो उत्पाद ज्यादा बनेगा कि नहीं बनेगा? तो शुरू में उत्पाद ज्यादा बनेगा, बाद में जब अभिकारक धीरे धीरे कम होने लगते हैं, अभिकारक अणुओं की संख्या धीरे धीरे कम होने लगती है, तो उन अभिकारक अणुओं से बनने वाले उत्पाद की भी संख्या धीरे धीरे क्या होने लगती है? कम होने लगती है। तो समय के साथ जो अभिकारक के परिवर्तन की दर है वो क्या होने लगती है? कम होने लगती है। तो क्या हम कहें कि प्रत्येक समय 0.5 मोल प्रति सेकंड नहीं उसका वेग था? नहीं, हो सकता हो प्रारंभ में 1.5 रहा हो, कुछ समय के बाद 1 हो गया हो, कुछ समय के बाद 0.5 हो गया हो, कुछ समय के बाद लास्ट में जाके 0.2 0.1 पहुंच गया और फिर 0 पहुंच गया हो गया कि नहीं हो गया? तो इस हिसाब से क्या निष्कर्ष निकलता है कि अभिक्रियाएं जो होती हैं समय समय पर अपने वेग को बदलती रहती हैं, इसलिए अभिक्रियाओं के लिए औसत वेग निकालना सही नहीं होगा। क्या निकालना सही नहीं होगा? औसत वेग, उनका तात्कालिक वेग निकाला जाए। क्या निकाला जाए? तात्कालिक वेग। तात्कालिक वेग का मतलब अगर हम देखो इसमें परिवर्तन को हम डेल्टा x से प्रदर्शित करें और समय में परिवर्तन को डेल्टा t से प्रदर्शित करें। परिवर्तन अगर हम लेते हैं तो डेल्टा लग जाता है ना सामने, परिवर्तन को अगर हम डेल्टा x से प्रदर्शित करें और समय t को भी डेल्टा t से, क्योंकि समय में भी परिवर्तन होगा ना, समय पे परिवर्तन को डेल्टा t से प्रदर्शित करें, और जब इनको तात्कालिक में बदलना है, तात्कालिक परिवर्तन निकालने के लिए समय में परिवर्तन अति सूक्ष्म करना होता है। क्या करना होता है? अति सूक्ष्म, अर्थात लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0, मतलब 0 नहीं होगा, 0 की ओर क्या होगा? अग्रसर होगा, लगभग समझ लो 0 ही होगा। परिवर्तन अति सूक्ष्म करना है। क्या करना है? अति सूक्ष्म। इसीलिए जैसे ही हम तात्कालिक वेग की चर्चा करते हैं, इसकी चर्चा करते हैं तात्कालिक वेग के लिए लगता है लिमिट t टेंडिंग टू 0 डेल्टा x बटे डेल्टा t। इसको हमने अवकलन में पढ़ा है कि जब लिमिट x टेंडिंग टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x होता है, वह बदल जाता है डेल y अपॉन डेल x, जिसे हम dy अपॉन dx कहते हैं। यही तो हमने पढ़ा है, x के सापेक्ष y का अवकलन पढ़ा हमने। जब इसको हम अवकलन का अनुप्रयोग पढ़ेंगे तो वहां पे जानेंगे, इसी को कहते हैं x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर। क्या कहते हैं? x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर। तो हमारा तो यहाँ पे x है नहीं, x ऊपर है, dx है, और यहाँ पे क्या है? dt है। तो हम कहेंगे t के सापेक्ष किसमें परिवर्तन की दर? x में परिवर्तन की दर। x क्या था? सांद्रण परिवर्तन था ना, तो समय t के सापेक्ष सांद्रण परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का कौन सा वेग कहते हैं? तात्कालिक वेग। तो आगे चर्चा हमको इसकी करनी है, कल करेंगे इसकी चर्चा। जाओ।